दोस्तों, हुआ यह है कि यूरोप ने रूस और उसकी कंपनियों पर यूक्रेन युद्ध के बाद कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। गुजरात के नायरा एनर्जी नाम की एक बड़ी तेल रिफाइनरी है जिसमें रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट का 49% की हिस्सेदारी है। यूरोप का कहना था कि वो इस रिफाइनरी से बना पेट्रोल, डीजल या कोई भी तेल उत्पाद नहीं खरीदेगा क्योंकि उसमें रूस की हिस्सेदारी है। इसका सीधा मतलब था कि भारत को अपने तेल निर्यात में नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं अब भारत ने एक ऐसी चाल चली है कि अब 4 साल बाद पहली बार इस रिफाइनरी से बना डीजल चीन को बेचा जाएगा। हाँ, ये वही डीजल है जिसे यूरोप ने खरीदने से मना कर दिया था। अब चीन ने भी इसे खरीद कर यह दिखा दिया कि अगर यूरोप ग्राहक छोड़ दे तो वो भारत का एक नया ग्राहक बन सकता है। और इसके साथ ही चीन ने भारत को यूरिया बेचने पर लगी पुरानी पाबंदी को भी ढीला कर दिया है, जबकि कई सालों से वो यूरिया का निर्यात भारत के लिए रोक कर रखा हुआ था। अब इसका नतीजा ये हुआ कि भारत, चीन और रूस के बीच आपसी व्यापारिक सहयोग और भी मजबूत हो गया है। यूरोप और अमेरिका का दबाव इन देशों को एक दूसरे के और करीब ला रहा है और भारत ने दिखा दिया कि अगर एक बाजार बंद हो जाए तो दूसरा बाजार खोजकर नुकसान की भरपाई की जा सकती है। अब जहां तक बात करें यूरिया की, तो यूरिया एक बहुत जरूरी खाद है जो खेती में ज्यादा इस्तेमाल होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया आयातक यानी इंपोर्टर है। यानी भारत को यूरिया ज्यादा मात्रा में बाहर से खरीदना पड़ता है क्योंकि यहाँ यूरिया की उत्पादन क्षमता कम है। अब भारत अधिकांश यूरिया आयात करता है और इसके बाद ब्राजील और यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है और ये भी अपने यूरिया को आयात ही करते हैं। अमेरिका भी करता है। अमेरिका अपने यूरिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और ज्यादातर ये यूरिया रूस से खरीदता है। हालांकि अब तो रूस पर कई तरह के प्रतिबंध हैं, फिर भी अमेरिका रूस से लगभग 1.3 अरब डॉलर के उर्वरक जिसमें यूरिया और यूरिया अमोनियम नाइट्रेट शामिल है वो खरीदता है। अब अमेरिका के किसान भी चाहते हैं कि रूस से यूरिया और उर्वरकों पर पाबंदी न लगाई जाए क्योंकि उन्हें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर अब बात करें चीन की, तो चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूरिया एक्सपोर्टर है। पर पिछले कुछ सालों में चीन ने भारत को यूरिया निर्यात करने पर रोक लगा रखी थी, लेकिन हाल ही में इस रोक में ढील कर दी गई है और चीन ने भारत को लगभग 3 लाख टन यूरिया बेचने की अनुमति भी दे दी है। ये बदलाव भारत चीन के बीच हाल में बेहतर होते व्यापारिक और डिप्लोमेटिक संबंधों के साफ साफ संकेत देते हैं। भारत के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था को यूरिया की निरंतर आपूर्ति चाहिए। चीन से यूरिया की सप्लाई शुरू होने से भारत को यूरिया आयात के विकल्प मिलेंगे और खेती के लिए जरूरी खाद की उपलब्धता में भी सहूलियत होगी। अब भारत के किसानों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि यूरिया खेती के लिए बहुत जरूरी खाद है और जैसा कि मैंने बताया कि भारत इसका सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी जरूरत के लिए यूरिया ज्यादातर बाहर से ही खरीदना पड़ता है क्योंकि यहाँ इसका उत्पादन कम है। वहीं दूसरी तरफ जल्दी ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आ रहे हैं। ये चाइना के पॉलिटिक्स में दूसरे नंबर के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनकी ये कोशिश होगी कि भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे बॉर्डर विवाद को हल कर लिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी भी यही चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में यह सीमा विवाद खत्म हो जाए ताकि सुरक्षात्मक तनाव कम हो सके और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बने। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर शांति भी बनी रहेगी और अपनी ताकत पाकिस्तान की तरफ केंद्रित किया जा सकेगा। इस पूरी स्थिति का मतलब यह है कि भारत और चीन अपने पुराने मतभेदों को कम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापार भी बेहतर हो रहा है। वहीं भारत चीन से यूरिया खरीद रहा है और भारत चीन को डीजल भी बेच रहा है। ये बदलते हुए राजनीतिक और आर्थिक हालात के संकेत हैं, जिससे भारत को अपनी किसानों और अर्थव्यवस्था के लिए मदद मिल रही है। अब इस रिश्ते में सुधार यूरोप और अमेरिका को पसंद नहीं है क्योंकि वे चाहते हैं कि भारत और चीन एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन भारत ने अपने हितों के लिए दोनों देशों के साथ संतुलित और मजबूत संबंध बनाए हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये भारत के किसानों और देश के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, जो व्यापार, कूटनीति और सीमा विवाद की बढ़ती साझेदारी को भी दर्शाता है। पहले यह जान लीजिए कि वही डीजल जो यूरोप खरीदने को तैयार नहीं था, वो अब भारत से सीधे चीन को बेचा जा रहा है। इस समय भारत और चीन के बीच सीधे हवाई जहाज की उड़ानें भी शुरू होने वाली हैं, जो कई सालों से बंद थी। और इन सब के पीछे रूस का भी बड़ा हाथ है। रूस
चीन और भारत के बीच गहरे राजनीतिक और आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। रूस भारत को अपना S-500 मिसाइल रक्षा सिस्टम बेचने पर विचार कर रहा है, जो अब तक बहुत कम देशों के पास है। इससे भारत की सुरक्षा और मजबूत होगी। खैर, इसी बीच रूस के साथ भारत की बातचीत चल रही है और इसके लिए भारत के विदेश मंत्री अभी मॉस्को में हैं। जब चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे, उसी वक्त ये बातें और भी साफ हो जाएंगी। इन सभी बदलावों से ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, खास तौर पर क्वाड अलायंस, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, इस पर भी प्रभाव दिखेगा। अभी एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान से बहुत खास रिश्ता बनता जा रहा है। ट्रंप परिवार पाकिस्तान में कई बड़े व्यापारिक निवेश कर रहा है, खास तौर पर क्रिप्टो करेंसी और कई बड़े क्षेत्रों में। इसी वजह से अमेरिका पाकिस्तान के संबंध फिलहाल बहुत मजबूत हैं, जबकि भारत अमेरिका संबंध कुछ समय से थोड़े तनाव में है। भारत के कुछ पूर्व डिप्लोमेट्स का मानना है कि ये अमेरिका पाकिस्तान का रिश्ता वित्तीय लाभ पर ज्यादा आधारित है और ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। भविष्य में अगर प्रशासन बदला तो भारत अमेरिका के संबंध फिर से सुधर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि भारत इस वक्त एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थिति में है। वो अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए चीन और रूस के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के बीच बढ़ते रिश्तों का सामरिक रूप से मूल्यांकन भी कर रहा है। तो सरल शब्दों में कहें तो ये एक बड़ी राजनीतिक और रणनीतिक तस्वीर है, जिसमें भारत अपनी सुरक्षा, आर्थिक जरूरतें और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए कई देशों के साथ समझौते और बातचीत कर रहा है। ये सब रॉ सर्विसेज, मिसाइल सिस्टम, तेल और डीजल व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक व्यवहार के जरिए ही हो रहा है। आज भारत और अमेरिका के बीच कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और युद्ध सहयोग के समझौते हैं, जिसमें BECA, लोमोवा, कॉमकासा और GSOMIA शामिल हैं। ये समझौते दोनों देशों को सैन्य सूचना साझा करने और आपसी सैन्य ठिकानों का उपयोग करने के साथ साथ संचार और तकनीकी सहयोग जैसे चीजों में मदद देते हैं। इस संबंधों के कारण भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक संबंध लंबे समय से बहुत मजबूत बने हुए हैं। हालांकि वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में वापसी और उनकी नीतियों के कारण भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच थोड़ी खटास जरूर आई है, लेकिन ट्रंप फिलहाल पाकिस्तान के साथ अपने व्यक्तिगत और वित्तीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, जिससे अमेरिका पाकिस्तान संबंध फिलहाल लाभ में तो है, लेकिन ट्रंप के इस रवैये की वजह से भारत अमेरिका संबंधों को कुछ देर के लिए नुकसान हो सकता है। बट ये भी जान लीजिए कि ये लंबी अवधि का नुकसान नहीं है, आगे चलकर चीजें ठीक हो सकती हैं। कूटनीतिज्ञों का मानना है कि ये जो तनाव और समस्याएं आई हैं, ये मानसिक तूफान जैसा है जो समय के साथ शांत हो जाएगा और भारत और अमेरिका के बीच जो भी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं वो लगातार दूर तक बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों या कुछ सालों तक ये अस्थिरता बनी रह सकती है। वहीं एक बड़ा राजनीतिक संकेत ये भी है कि जल्द ही PM मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने चीन जा सकते हैं, जो 7 साल बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस यात्रा के पीछे यही सोच है कि भारत चीन के बीच बढ़ते रिश्तों और सीमा विवाद के हल के लिए बातचीत हो। इस कदम से भारत ने अपनी कई विदेश नीति चुनौतियों का समाधान खोजने की कोशिश भी कर रहा है। फिलहाल अंत में कहें तो भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते अभी भी पूरी तरीके से सक्रिय और महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रंप की नीतियों की वजह से कुछ तनाव हो सकता है। ये तनाव अस्थायी भी माना जा रहा है और भविष्य में भारत अमेरिका के संबंध फिर से मजबूत हो सकते हैं। भारत अपनी रणनीति में चीन के साथ संपर्क बढ़ा रहा है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को और बेहतर बनाया जा सके। इस मामले में आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर दें, अपनी राय जरूर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।